Hello everyone. In previous lecture, we will cover the development of humoral immunity. और हमने देखा था कि हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, दैट आर बी लिम्फोसाइट, है ना। क्योंकि अपन ने दो देखा था ना, एक हमारी थी टी लिम्फोसाइट जो कि अपन ने देखा था टीसी सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और बी लिम्फोसाइट जो कि हमारी थी ह्यूमरल इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसका इंट्रोडक्शन अपन ने कल पूरा देखा था, है ना। इंट्रोडक्शन इससे अच्छा अपन ने दो वीडियोस के देखे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था ह्यूमरल इम्यूनिटी का, और कल हमने देखा था इसका पूरा डेवलपमेंट का सीक्वेंस कि एक्चुअल में ये हमारी बॉडी में कैसे डेवलप होती है, जिसने हमने पूरा एंटीजन की प्रेजेंटेशन देखी थी, है ना। कि कैसे कोई बैक्टीरिया एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसे उस एंटीजन को बी सेल के पास ले जाएंगी और देन ये करेंगी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन। और ऐसे डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमरल इम्यूनिटी का। और क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज़ किस में रिलीज़ होते हैं, ब्लड में एंड लिम्स में, और ये दोनों होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड को लैटिन में बोला जाता है ह्यूमर। दैट्स वाई हमने इस इम्यूनिटी का नाम दिया ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हमें देखना है रोल ऑफ कौन कौन सी सेल। बी लिम्फोसाइट खुद दो टाइप की होती हैं, एक थी हमारी प्लाज्मा सेल अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, और एक होती है हमारी मेमोरी सेल। तो ये किस किस टाइप की, प्लाज्मा और मेमोरी। तो हमें इन दोनों का रोल देखना रहेगा, इसके अलावा हेल्पर टी सेल का। तो सबसे पहले प्लाज्मा सेल। तो एक्चुअल में जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन है ना, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा सेल ही करती हैं। बी लिम्फोसाइट में भी कौन, प्लाज्मा सेल। सो डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, और हमें पता ही है कि एंटीबॉडीज़ बनते हैं अगेंस्ट द एंटीजन, मतलब अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। चाहे वो बैक्टीरिया के खिलाफ बन सकते हैं, वायरस के खिलाफ बन सकते हैं, और उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ आर ग्लोब्यूलिन इन नेचर, ये भी हमने पढ़ा था, जिसे अपन ने इम्यूनोग्लोबिन भी बोला था, है ना। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो नोट करने वाली चीज़ ये है कि इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडीज़ का, ये बहुत ही हाई होता है। दैट इज़ 2000 मोलिक्यूल्स पर सेकेंड और ईच सेल। तो क्या है, इट इज़ वेरी हाई। और कितना है, ईच प्लाज्मा सेल, हर एक प्लाज्मा, ईच मतलब होता है हर एक, है ना। एवरी डे और ईच डे आपने सुना होगा। एवरी मतलब ऐसा कि ठीक है कोई रह भी है तो ठीक, ईच मतलब एकदम हर एक। तो ईच प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस अबाउट 2000 मोलिक्यूल्स ऑफ एंटीजन पर सेकेंड। हर सेकेंड में इतने एंटीजन बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीजन तो दूसरा रहेगा, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ से कब तक बनाएंगी, जब तक कि इनका लाइफ स्पैन ख़त्म नहीं हो जाता। दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ अंटिल एंड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ प्लाज्मा सेल, जो कि इनका बीक अपना ना, नॉर्मली एक बीक, इतना ही दो बीक, है ना, इस टाइप से। इसके अलावा अब क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाया, एंटीबॉडीज अब किस में रिलीज होंगे, जैसे मैंने बताया ब्लड में और लिम्फ में, मतलब ह्यूमर्स में, है ना, अपन लैटिन में बोले, और हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होंगे। और जिस भी एंटीजन के खिलाफ बने हैं, तो जहाँ भी इन्हें वो एंटीजन मिलेगा उसे ही करेंगे डिस्ट्रॉय, मतलब फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। आगे देखें तो रोल ऑफ मेमोरी सेल। तो जैसे वहाँ पर मेमोरी टी सेल का रोल हमने देखा था कि वो मेमोरी बना रही थी, है ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो अटैक कर रहा, कि अगर नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आए तो हम पहले से ही तैयार रहें। जैसे कि वॉर या सेना में भी ये होता है, आपने लड़ाई देखी होंगी कि जो टेक्नोलॉजी पहले बार आती है उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका किसी को आइडिया ही नहीं था। लेकिन एक बार कोई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद हमें पता रहता कि यार ये चीज़ फिर से आ सकती, तो हम प्रिपेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो दूसरी बार लड़ना ईजी होता है, हम अच्छे से सामना कर पाते हैं। सेम एज मेमोरी सेल बनाएंगी मेमोरी किस चीज़ की, इसी चीज़ की, कि ये वाला एंटीजन आया, कोई भी बैक्टीरिया, पोलियो हो गया, कोरोना वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हो गया, है ना, अलग अलग टाइप के कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसकी मेमोरी बना लेंगे। तो ये क्या करेंगे, पहली चीज़ तो लिम्फॉइड टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, मतलब आपके लिम्फ नोड्स हो गए, है ना, जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए, स्प्लीन हो गया,
और फिर ये क्या करते हैं कि देखो नॉर्मली तो ये इनएक्टिव रहते हैं, कब तक, जब तक कि सेम ऑर्गेनिज्म फिर से ना आए, है ना, जिसने अटैक कर दिया था। फिर क्या होता है कि ये कब एक्टिवेट होंगे, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरी टाइम हमारी बॉडी में आएगा। मतलब एक बार आ चुका है, मान लो 1 साल बाद फिर से आ गया, 1 महीने बाद फिर से आ गया, है ना, 6 महीने बाद फिर से आ गया, तो जैसे ही सेकेंड एक्सपोजर होगा ये सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। और क्योंकि एक बार ये लड़ चुकी हैं, इन्हें पता है कि हमने इसे कैसे किल किया था, हमें कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाए थे, तो ये फिर से एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, खुद भी करेंगी और इससे भी करवाएंगी प्लाज्मा सेल से, और बहुत ही मच अमाउंट में, बहुत ही फास्टर स्पीड में, क्योंकि इसे सब पता है कि कैसे बनाया था, क्या बनाया था। और ये होंगे मोर पोटेंट। मोर पोटेंट का क्या मतलब है कि इनके पास अब रहेगी ज़्यादा स्ट्रेंथ। जैसे हमें एक बार पता चल जाए कि इस चीज़ से हमने ऐसे लड़ा था, तो हम और अच्छे से लड़ते कि यार हमें पता है इसकी क्या कमजोरी है, इसकी क्या ताकत है, हम उस हिसाब से लड़ते हैं। तो ये होता है मोर पोटेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये वाला जो फिनोमेना है ना सेकेंड एक्सपोजर का, कि इम्यूनिटी अब ज़्यादा हमें मिल रही है, इसी पर बेस्ड है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जो आपको वैक्सीन लगती है ना, कोरोना की लगी होगी इस समय, पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी सबसे फेमस सबने पी होगी। तो ये जो सारी वैक्सीन्स हैं, पूरा फिनोमेना इसी के ऊपर है। एक्चुअल में वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, उसको क्या किया जाता है, आप बोल सकते हो कि इनएक्टिव, मारते नहीं हैं, किल नहीं करते हैं हम, उसे क्या करते हैं, इनएक्टिव। बहुत सारी प्रोसेस है जिनसे किया जा सकता है, केमिकल प्रोसेस है, रेडिएशन, डीएनए ख़त्म कर दो, तो है ना, इस तरीके से। और उन एंटीजन को, है ना, क्या किया जाता है, आपकी बॉडी में भेजा जाता है इनएक्टिव फॉर्म में, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एक बार आ गया, आपकी ये सेल उनके खिलाफ बना देती हैं एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। अब मान लो आपको अगर सच में कई बार ये कोरोना का, मान लो आपने कौन सी वैक्सीन ली थी, पोलियो वाली, है ना, इसका एंटीबॉडी। अब आपको अगर पोलियो का वायरस आपकी बॉडी में आ भी रहा, तो उसके खिलाफ आपके एंटीबॉडीज़ पहले से ही तैयार हैं। सेम कॉन्सेप्ट कोरोना के खिलाफ, कोरोना का थोड़ा सा वायरस डालो इनएक्टिव फॉर्म में, उसके एंटीजन आए, उन एंटीजन के खिलाफ इनने फिर से एंटीबॉडीज़ बनाए। अब अगर कोरोना वायरस आपके अंदर आ भी रहा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पूरा वैक्सीन में और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसा होता है हमारा वैक्सीन, वैक्सीनाइजेशन, इसका नाम वैक्सीन ही क्यों पड़ा, सारी चीज़ें देखेंगे वैक्सीन में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।